नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणपत जहांगीर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच रूबरू, जिसका नाम है पवने एवं उसके प्रकार। यानी पवन किसे कहा जाता है और उसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तथा प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अपन यहाँ पर बीच बीच में अध्ययन करते रहेंगे। और पवनों का नामकरण किस प्रकार होता है, किस पवन को किस नाम से जाना जाता है, तथा जेट स्ट्रीम पवने किससे कहा जाता है, तथा पवनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पवने किस प्रकार प्रभावित होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पवन का अर्थ क्या है या उसकी क्या परिभाषा हो सकती है। तो अपन देख सकते हैं कि उच्च दाब क्षेत्र, दाब का मतलब जहां वायुदाब उच्च है, वहां से निम्न दाब क्षेत्र जहां पर वायुदाब कम रहता है, उसकी ओर जब वायु गति करती है, यानी वह बहती है, उसका प्रवाह होता है, तो उसे ही पवन कहा जाता है। इसको ओनली आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि न तो ये दिखाई देती है, न इसका कोई अपन कह सकते हैं कि गंध होती है, न तो इसकी कोई सुगंध होती है। बिना किसी के अपन ओनली इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रकृति में होने वाली परिवर्तन, जैसे सूखे कपड़े जो होते हैं वो हिलने लगते हैं, पेड़ों की पत्तियों को ये उड़ा कर ले जाती है, तथा तूफान के रूप में पेड़ों को उखाड़ फेंकना, ये सब पवन का ही प्रभाव होता है। पवनों की गति को मापने के यंत्र को एनीमोमीटर कहा जाता है, जिसे कप एनीमोमीटर भी कह सकते हैं। पवन की जो इकाई है, मापने की इकाई, उसे ब्यूफोर्ट स्केल से मापा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पवनों की दिशा मापने के यंत्र को विंड वैन यानी दिग्सूचक यंत्र कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखते हैं कि पवनों का नामकरण किस प्रकार होता है, किस पवन को किस नाम से किस प्रकार जाना जाता है। इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि जिस दिशा से पवन आती है उसे उसी नाम से जाना जाता है। यानी पवन की आने की दिशा कौन सी है, उसे उसी नाम से जाना जाता है, न कि जाने वाली। यानी पवन पूर्व से आई तो उसे पूर्वी पवन कहते हैं, पश्चिम से आई तो पश्चिमी पवन कहते हैं, और उत्तर से आने वाली उत्तरी पवनें और दक्षिण से आने वाली दक्षिणी पवन कहलाती हैं। पर्वतों से जो पवन आती हैं उसे पर्वत समीर कहा जाता है, और घाटी से आने वाली पवनों को घाटी समीर कहा जाता है। समुद्र से स्थल की ओर जो आने वाली समीर है उसे जल समीर कहते हैं, जो दिन में चलती हैं, और स्थल से समुद्र की ओर जाने वाली पवन को स्थल समीर कहा जाता है, जो मुख्य रूप से रात्रि में ही चलती हैं। अब ये पवनों के प्रकार कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से जो पवनें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक है स्थायी, नाम से पता चला स्थायी, स्थायी मतलब जो वहाँ पर जमी हुई हैं, प्रचलित पवनें। दूसरी सामयिक या मौसमी पवनें, जो मौसम और समय के अनुसार बदलती हैं। तीसरी स्थानीय पवनें, जो स्थान विशेष की पवनें जानी जाती हैं। सबसे पहले स्थायी या प्रचलित पवनें, जो पवनें वर्ष भर निश्चित यानी एक ही दिशा और निश्चित मार्ग पर चलती है, उन्हें स्थायी या प्रचलित पवन कहा जाता है। ये भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं व्यापारिक पवनें, एक होती हैं पछुआ पवनें, एक होती हैं ध्रुवीय पवनें। ये पृथ्वी पर जो अक्षांश होते हैं उनके भीतर बांटी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यापारिक पवनें। व्यापारिक जो पवनें होती हैं, ये पवनें दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय जो न्यून वायुदाब की ओर, यानी उपोष्ण जो वायुदाब है वो 30 डिग्री के आसपास है, और भूमध्य रेखा है वो 5 डिग्री 0 से 5 के बीच है। तो उपोष्ण से लेकर के भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं दोनों गोलार्धों में, दक्षिणी गोलार्ध से भी भूमध्य रेखा की ओर और उत्तरी गोलार्ध में भी भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इन पवनों से भूमध्य रेखीय भाग में संवहनीय वर्षा होती हैं, सीधी खड़ी ऐसे। ये पवनें उत्तर पूर्व से भूमध्य रेखा की ओर तथा दक्षिण पूर्व से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। तो दोनों गोलार्धों में पूर्व दिशा से आने के कारण इन पवनों को पूर्वा पवना या पूर्वैया भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो आने का मार्ग है दोनों में पूर्व है, उत्तर में भी पूर्व, उत्तर पूर्व के बीच में
उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्वी, दोनों के बीच में बाद में पूर्व पूर्व आ रहा है, इसलिए पूर्वइया पवने कहा जाता है। और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में यह पवन अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर इनका विस्तार किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देखते हैं कि जैसे भूमध्य रेखा बिल्कुल बीचों बीच जो भूमध्य रेखा है उस पर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण से जो भूमध्य रेखा वायुदाब पेटी होती है, और उसके उत्तर में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी हैं जो 30 से 35 के बीच होती हैं। उसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होती हैं। तो इनके बीच में जैसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है तो वहाँ से पवन चलती है भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी जो निम्न होती है, न्यून वायुदाब पेटी होती है जो तापजन्य अपन पहले पढ़ चुके हैं। तापजन्य वायुदाब पेटी होती है, यानी ताप के कारण यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ पर न्यून वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से हवा भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी की तरफ बढ़ती हैं, तो ये अपने जो सीधा मार्ग है उसे न चल करके अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी यहाँ न आकर के ऐसे चलती हैं तिरछी, अपना स्थान थोड़ा सा दाईं ओर घूम जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की ओर पवन चलनी चाहिए, लेकिन ये पवनें अपने स्थान से थोड़ी बाईं ओर घूम जाती है, यानी इसका जो चलने का कार्य है वो ये है। तो इससे प्रश्न ये इंपॉर्टेंट बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने स्थान से दाईं ओर घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं ओर घूम जाती हैं। उसी प्रकार से दूसरी हैं पछुआ पवनें। ये पवनें दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की ओर यानी 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं। इन पवनों का वेग दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर जो जमीन है या जो धरती है उसके बहुत सारे पेड़ पौधे कह सकते हैं और बहुत बड़े बड़े पर्वत कह सकते हैं। तो इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो वायु होती है उसकी मध्य अवरोध पैदा होते हैं। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में जहाँ ये जो डिग्रियाँ आती है 35 और 60 के मध्य बिल्कुल समुद्र है, तो यहाँ हवा बहुत ही तेज गति से चलती है। तो उसका जो दक्षिणी में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसे गरजती चालीसा कहा जाता है। उसी प्रकार से 50 डिग्री को दक्षिणी अक्षांश को प्रचंड पचासा या भयंकर पचासा कहा जाता है और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को चीखती साठा कहा जाता है। इसके बाद है तीसरे नंबर की पवन ध्रुवीय पवनें। ये पवनें दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर यानी 90 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों तक चलती हैं। ये बिल्कुल ठंडी होती है क्योंकि ध्रुवों से आती है, तो वहाँ पर बर्फ जमी रहती है और ठंडी होने के साथ शुष्क भी होती है, तो इनसे कोई वर्षात नहीं होती हैं और घूमने की दिशा इनकी वही रहती है जो व्यापारिक पवनों की रही थी। इसके बाद है सामयिक या मौसमी पवनें, यानी समय के अनुसार यानी मौसम के अनुसार जो बदलती हैं उसे सामयिक पवनें कहा जाता है। जो पवनें समय और मौसम के अनुसार चलती हैं, वर्ष में कम से कम अपना 2 बार मार्ग बदलती हैं, तो उसे सामयिक या मौसमी पवनें कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं जो भारत में मानसूनी पवनें चलती हैं, तटीय भागों में स्थल और जल समीर चलती हैं। अब देखते हैं कि भारत की जो मानसूनी पवनें हैं, अपन भारत के हिसाब से देखते हैं कि मानसून जो शब्द हैं वो अरबी भाषा का है जिसका मूल शब्द है मौसम, और मौसमी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार चलें, यानी इसका अर्थ जो होता है यानी मौसमी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार चलें, जैसे शीतकाल में और ग्रीष्म काल में ये दोनों ऋतुएं हैं तो उनके अनुसार चलती है। इसलिए एक का नाम है शीतकालीन मानसूनी पवनें
और एक है ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें। शीतकालीन मानसूनी पवनें शीतकाल में मानसूनी पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं। स्थल से जल की ओर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है जैसे वो जल समीर और अपन कह सकते थे स्थल समीर, वो ना होकर के इसका अर्थ ये है कि जल की ओर चलने का मतलब है जो स्थल भाग है, भारत का जो बहुत बड़ा एक स्थल भाग है वो उत्तरी भाग, उत्तरी गोलार्ध में है, और जो जल का सर्वाधिक भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर अगर पवन चले तो अपन ये कह सकते हैं कि ये पवनें स्थल से जल की ओर चल रही हैं, और इनसे वर्षा नहीं होती, बिल्कुल मामूली सी होती हैं। इन्हें उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कहा जाता है। उसी प्रकार से ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें, ग्रीष्मकाल में मानसूनी पवनें जल से स्थल भाग की ओर चलती है। इसको अपन विस्तार से आगे मैं समझाऊंगा, अभी इसके लिए 2 कोटेशन पढ़ लेते हैं कि स्थल भाग की ओर चलती हैं, इनसे वर्षा होती है, इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहते हैं। अपन देख सकते हैं भारत के संदर्भ में जैसे शीत ऋतु है, तो इस समय क्या होता है, जब शीत ऋतु होती है तो जो सूर्य होता है वो कौन सी गोलार्ध में होगा, विशेष तौर से अपन देख सकते हैं कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तभी तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है लगभग। तो यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है, तापमान भारत पर कम रहता है और वायुदाब अधिक रहता है, क्योंकि सूर्य जो है वो दक्षिण गोलार्ध में चला गया है। अब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जलीय भाग है वहाँ पर तापमान अधिक हो गया, तो स्थल है वो ठंडा हो जाता है। सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है तो तापमान स्थल पर कम रहता है और वायुदाब अधिक रहता है। तो इससे अपन ने पहले भी पढ़ चुका है कि वायु जो होती है वो पवन होती है, वो उच्च से निम्न की ओर चलती है। तो उच्च भाग यहाँ पर स्थल हो गया और निम्न भाग वायुदाब का जल हो गया। तो सीधी सी बात है कि पवनें यहाँ जो ऊपरी भाग है अपना एशिया पूरा, तो यहाँ से जो पवनें हैं वो इधर की ओर चलती हैं। जैसे इस सिंबल के रूप में देख सकते हैं इस प्रकार से, यानी स्थल से होकर के जल की ओर बह रही है। तो इससे क्या होता है, इससे लगभग ये शुष्क रहती है, क्योंकि ये आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करेगी, पूरा स्थल भाग ही था। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपन प्रश्न इसके अंदर एक खोज सकते हैं कि जो ये पवनें होती हैं, ये जो बंगाल की खाड़ी है, ये दोनों जो बीच में आती है, बंगाल की खाड़ी भारत के जैसे ये टुकड़ा देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर बीच में आती है, तो बंगाल की खाड़ी से थोड़ी बहुत आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु के आसपास इनकी वर्षा करती है। यानी एकमात्र एक की इसके जो शीतकालीन जो मानसूनी पवनें होती है, इनसे मुख्य रूप से जो अगर कहें तो तमिलनाडु के अंदर बिल्कुल नाम मात्र की बरसात करती है। उसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु, अब ग्रीष्म ऋतु यदि आएगी भारत के अंदर, अपन माने भारत के संदर्भ में, तो ग्रीष्म ऋतु आएगी तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो सूर्य है वो अपन को ऊपर कर्क रेखा पर आएगा, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में। तो सीधी सी बात है कि जो स्थल भाग होगा वो गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो वायुदाब कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो जल भाग में तापमान कम रहने के कारण वहाँ वायुदाब अधिक हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि पवनें जल से स्थल भाग की ओर चलेगी। अब इस भाग की ओर चलेगी तो अगर समुद्र से आ रही तो सीधी सी बात है कि आर्द्रता ग्रहण कर लेगी, और आर्द्रता ग्रहण कर लेगी तो बरसात होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। यानी ये पवनें व्यापारिक पवनों का ही रूप होती हैं, जिन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहते हैं, और ये समुद्र से आर्द्रता ग्रहण करके वर्षा करती है। इस पवनों के अलावा एक पवनें और हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कभी कभी पूछी जा सकती हैं कि जेट स्ट्रीम पवनें किससे कहते हैं। जेट स्ट्रीम पवनें क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं। ये 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती हैं तथा ये उच्च वेग वाली होती है, बहुत ही तीव्रगामी पवनें होती हैं तथा इनका जो चलने का मार्ग होता है वो सर्पिलाकार मार्ग होता है। जो इनकी मुख्य रूप से खोज जो हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। जिस विमान में हुई थी उसका नाम था B-29 बम वर्षक, उसने इसकी खोज की थी। इसका पता इस मुख्य रूप से एक बात कहावत है कि कहते हैं कि जो ये विमान था वो जाते टाइम कहीं पर जा रहा था, तो जाते टाइम वो बहुत ही उसी स्पीड से गया और आते टाइम भी उसी स्पीड से गया, लेकिन उसको जो समय लगा
और जाते समय और आने में उसमें समय में फ़र्क लगा, तब उसने माना कि यहाँ पर जो कोई पवनें चलती है जो इसको तीव्र गति से लेके जाती है। इस भाग में मैं इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अपन एक दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका जो तीसरा भाग है स्थानीय पवनें, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में, जिसका नाम पवनें पार्ट 2 होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी प्रकार से